पैरालिसिस। हाँ, नोट करते रहो, ये तो आपको आएगा उसमें। तो बोलते ना कि किसी व्यक्ति को क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया, आपको पैरालिसिस हो गया है, ठीक है। अभी ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं ना इसको, तो भाई फलाने आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, लकवा हो गया है, पक्षाघात हो गया है, हमारे गांव में बोलते हैं फालिज हो गई है, फालिज मार गई है, ठीक है। ये एक साइड का हाथ पैर खत्म हो गए, काम नहीं कर रहे। और पैरालिसिस को हम क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में, कि एक साइड के या जिस साइड पैरालिसिस हुआ उस साइड शरीर के अंग काम न करेंगे, वो शिथिल हो जाते हैं, सुन्न पड़ जाते हैं, हाथ पैर बिल्कुल रह जाना, काम न करना ही पैरालिसिस स्ट्रोक है। तो अभी पैरालिसिस स्ट्रोक को हम कैसे बोलेंगे कि पैरालिसिस स्ट्रोक सबसे बड़ी बात होती है कि आता क्या है, सबसे बड़ी बात पहला है हाई बीपी तो होता है, लेकिन हाई बीपी क्यों होता है, पैरालिसिस आता किसकी जगह पे है? हाँ, तो बोलते ना, तो बोलते कि हाई बीपी हो गया व्यक्ति को। और हाई बीपी कब होता है? जब व्यक्ति बिल्कुल अकेले में होगा और एक लिमिट से ज्यादा सोच रहा होगा। कहाँ सोचता है वो? लैट्रिन में पोटी कर रहा है, पोटी करते करते ज्यादा सोच रहा है। पैरालिसिस ज्यादा यही आते हैं। व्यक्ति नहा रहा है, नहाते नहाते व्यक्ति सोच रहा है, सोचते सोचते उसको बीपी हाई हो गया। हाई बीपी वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को डायबिटीज है और साथ में व्यक्ति को क्या है, हाई बीपी है, तो उस व्यक्ति को पैरालिसिस होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। अब व्यक्ति को हाई बीपी है और हाई बीपी के कारण उसकी ब्लड नर्व माथे के हमारे ब्रेन के अंदर फट गई। इसको क्या बोलते हैं? इस्केमिक अटैक, इस्केमिक स्ट्रोक। हाँ नहीं सॉरी, इस्केमिक हिमोरेज स्ट्रोक, इस्केमिक नहीं हिमोरेज स्ट्रोक। इसको हम हिमोरेज बोलते ना, ब्रेन हेमरेज हो गया व्यक्ति को, ब्रेन हेमरेज हो गया, इस्केमिक नहीं बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेमरेज स्ट्रोक। यस, तो बोला ना पुराने आदमी को ब्रेन हेमरेज हो गया था, इसको हेमरेज स्ट्रोक बोलते हैं। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? हेमाटोमा। इसको हम क्या बोलेंगे? हेमाटोमा। आपके एमआरआई की रिपोर्ट में क्या लिखा आएगा कि व्यक्ति को हेमाटोमा। अगर आप समझो हेमाटोमा लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ लो कि व्यक्ति के ब्रेन के अंदर नर्व फट के ब्लड बाहर निकल गया। ब्लड के निकलने के बाद में जो सीरम है वो भी वहां जम गया। जो वो ब्लड है, वो ब्लड तो जल्दी घुल जाएगा, लेकिन वो जो सीरम निकल के वो वहां चिपक गया है, वो वहां पर उसकी जो क्लोटिंग बन गई है, वो जल्दी आपका नहीं घुलेगा और वो लाइफ टाइम तक आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो पहला कौन सा कारण है? इसको हम क्या बोलेंगे? हेमोरेज स्ट्रोक। और दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे हम इसको? हेमाटोमा। और तीसरी भाषा में क्या बोलेंगे कि भाई हाई बीपी के कारण फलाने आदमी को ना पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अभी दूसरी भाषा में हम क्या बोलेंगे इसको? जिसको बोलते हैं हम इन्फाक्ट। क्या बोलेंगे? इन्फाक्ट को हम क्या कहेंगे दूसरी भाषा में? जी इस्केमिक। यस, दूसरी भाषा में हम क्या बोलेंगे इसको? इस्केमिक स्ट्रोक। मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लड जो नर्व होती हैं उनके अंदर क्लॉट होते हैं, और वो क्लॉट घूम के कहीं से भी हमारे ब्रेन में पहुंच गया और वो ब्रेन की जो नर्व है वो उसने ब्लॉक कर दी। तो अगर नर्व ब्लॉक होगी तो आगे का ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गया? रुक गया। अब आगे का जो ब्लड सर्कुलेशन है तो बॉडी हमारी एक तरफ की काम नहीं करेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इस्केमिक स्ट्रोक। दो तरीके के स्ट्रोक होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक मतलब इसको क्या बोलेंगे? इन्फाक्ट। मतलब वो जो ब्लड था वो रुक गया और आगे काम नहीं कर रहा। अभी समझो व्यक्ति को लेफ्ट साइड में नर्व फटी या क्लॉटिंग हुई तो हमें पैरालिसिस किधर होगा? राइट साइड में होगा। ठीक है, और अगर व्यक्ति को राइट साइड में पैरालिसिस हुआ तो उसको राइट साइड में क्लॉटिंग हुई या नर्व फटी तो हम इसको कहां, कौन सी साइड में होगा? तो लेफ्ट साइड में होगा। अब एक चीज आपने देखी है कि जिस व्यक्ति को राइट साइड के अंदर, राइट साइड की तरफ पैरालिसिस होता है उसके 99% स्पीच जाने की चांसेस रहते हैं। तो अब स्पीच क्यों चली गई? क्योंकि जो हमारा स्पीच एरिया है, हमारे ब्रेन के अंदर जो स्पीच एरिया है वो हमारी लेफ्ट साइड के इस वाले स्कल को होता है।
तो अगर क्लॉटिंग हुई, क्लॉटिंग फैक्टर हुआ, या व्यक्ति को बीपी हाई होने के कारण नर्व फटी, तो उसके कारण जो स्पीच एरिया है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो व्यक्ति की स्पीच भी चली जाती है ना बहुत सारे लोगों की। आप ध्यान देना, व्यक्ति को अगर स्पीच चली गई है तो उसको ज्यादातर राइट साइड में ही पैरालिसिस होता है। अगर व्यक्ति को लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ है तो 1% या 2% ऐसा है जो उसकी स्पीच चली जाएगी। अब आप समझो, किसी व्यक्ति को बीपी हाई क्यों होता है? क्यों? बीपी अचानक से हाई होगा और अचानक से उसको पैरालिसिस हो जाएगा। इसके कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। इसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। और स्ट्रेस, बहुत भयंकर स्ट्रेस व्यक्ति को कब आएगा? व्यक्ति ने सुना कि भाई तेरा 5 करोड़ का नुकसान हो गया, उसका तुरंत बीपी शूट कर जाएगा और शूट करते नर्व फट जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा। कहीं आ गया भाई फलाने की लड़की ना मतलब किसी ने सुना दिया, मतलब तेरी लड़की को तेरा दामाद ने तलाक दे रहा है, वो बहुत टेंशन में हो जाएगा, स्ट्रेस में हो जाएगा। अभी काम नहीं है व्यक्ति पे, कोई काम ही नहीं कर रहा, लैटरिन में जाके बैठा है, सोच रहा है बोला आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, मेरा क्या होगा, बच्चों को क्या होगा, बीपी शूट कर गया तो व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाएगा। अभी हाई बीपी भी व्यक्ति को है तो हाई बीपी भी बहुत सारे कारणों से हो जाता है। भाई परमानेंट कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है उस व्यक्ति को, एसिड अल्कलाइन का बैलेंस बिगड़ा हुआ है, या फिर और क्या कारण होता है बीपी का? बहुत ज्यादा टेंशन में है तो बीपी उसका परमानेंट क्या होगा? बढ़ा रहेगा। और बढ़े हुए जिस व्यक्ति को बीपी आई है उसको डायबिटीज भी है। अरे भैया जब डायबिटीज है तो उसके बहुत सारे कारण बन जाएंगे फिर उसको पैरालिसिस होने के। वो बोलते हैं ना फ्रोजन शोल्डर हो गया व्यक्ति को, डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है? बोला डायबिटीज तो नहीं है। अभी कोरोना हो गया है, बोला डायबिटीज तो नहीं है, डायबिटीज वाले को जल्दी मार रहा है कोरोना, ऐसा ही है ना। तो डायबिटीज वाले का क्या है कि बॉडी के अंग, बॉडी के ऑर्गन्स डायबिटीज वाले व्यक्ति के कम काम करते हैं, मसल्स कमजोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है, कम काम करने लगती है। डायबिटीज वाले व्यक्ति के अंदर वीकनेस की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। अब आ गया तीसरे में क्या था? ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक बोलते हैं इसको। तो मतलब ये क्या होता है कि इसको स्लीप एपनिया, दूसरी भाषा में, तीसरी भाषा में क्या बोलेंगे? स्लीप एपनिया। व्यक्ति को थोड़ी क्षणिक टाइम के लिए, मतलब कुछ क्षणों के लिए पैरालिसिस का अटैक आया और वो खत्म हो गया। ये जो स्लीप एपनिया, इसमें क्या है कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, व्यक्ति सोते सोते उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा पूरी कर देंगे तो स्लीप एपनिया की कमी समस्या खत्म हो जाएगी। चौथा क्या है कि चौथा व्यक्ति को ब्रेन इंजरी हो गई है। इंजरी को भी तो हम लेके चलेंगे ना साथ में, ये भी तो एक कारण हो सकता है ना पैरालिसिस का। माना कि हाई बीपी हो गया, हेमाटोमा हो गया, ठीक है, व्यक्ति को इन्फाक्ट हो गया, क्लोटिंग हो गई तंगड़ी, व्यक्ति को ब्रेन इंजरी हो गई, व्यक्ति को हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो अब हम ब्रेन इंजरी में क्या है कि ब्रेन इंजरी में भी तो ऐसा ही हो सकता है कि भाई इधर की चोट लगी और अंदर कुछ ब्लीडिंग हो गई, वो भी तंगड़ी, तो वो भी तो पैरालिसिस व्यक्ति को कर सकता है ना। अब इधर की अगर इंजरी हुई तो उसकी स्पीच भी चली जाएगी, पैरालिसिस भी हो जाएगा, और हो सकता है कि नीचे सारी दोनों तरफ पैरालिसिस हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति को अगर बीपी हाई है तो हमें कैसे उसको कंट्रोल करना चाहिए कि भाई आप अपने बीपी को कंप्लीटली ठीक रखो, आपके बॉडी में क्लोटिंग फैक्टर ज्यादा है तो उस क्लोटिंग फैक्टर को कम रखें। या हो सकता है, देखो इंजरी तो किसी की भी हो सकती है, इंजरी तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, उसका बचाव क्या है भैया? आराम से गाड़ी चलाओ, मत गिरो, घर में भी गिर सकता है इंसान, सर के बल ऊपर से भी गिर सकता है, गाड़ी चलाते हुए इंजरी हो सकती है, इंजरी तो कहीं से भी हो सकती है। अब हम कहाँ आते हैं कि जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो बोलते हैं ना भैया पैरालिसिस हो गया है। तो पैरालिसिस में अब हम ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि उसको डॉक्टर को तुरंत ग्लूकोज नहीं देना चाहिए। पैरालिसिस वाले व्यक्ति को ग्लूकोज तुरंत नहीं देना चाहिए। अगर आप पैरालिसिस वाले व्यक्ति को ग्लूकोज दे दोगे तो क्या हो जाएगा? उसके जो बॉडी के ऑर्गन हैं, जो मसल्स है, वो और ज्यादा शिथिल हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा? ज्यादा बेकार हो जाएगी और वो फिर जल्दी ठीक नहीं होगा। ध्यान रखना इस चीज का। अगर व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है तो उसको सबसे आवश्यकता है कि जब वो हॉस्पिटल से निकल जाए तो उसकी बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज और प्लस न्यूरोथेरेपी। पैरालिसिस वाले व्यक्ति के पास, जिसको पैरालिसिस हो जाता है, उसके पास 6 महीने होते हैं। 6 महीने होते हैं, 6 महीने
6 महीने में अगर वो व्यक्ति 100% कवर कर गया तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने में अगर वो नहीं कवर पाए, जितना रह जाएगा फिर उसकी ठीक होने की क्रिया बहुत स्लो हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी और व्यक्ति फिर ठीक नहीं होता। आपने देखा कई पैरालिसिस वाले व्यक्तियों का हाथ ऐसे रहता है, देखो यूं इस तरीके से, यूं है, ऐसे करोगे तो यूं हो जाएगा, यूं। आपने एक चीज और देखी है कि जो पैरालिसिस वाले व्यक्ति का राइट या लेफ्ट में होता है तो ये कंधा जो है वो उतर के नीचे हो जाता है, इसमें गैप बन जाता है, इसमें गैप बन जाता है। पैरालिसिस का क्या मतलब होगा कि आपके माइंड से जो मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए, जो मैसेज फॉरवर्ड होके आना चाहिए, और आपका अब मेरे माइंड से मैसेज फॉरवर्ड हुआ, मैंने इसको पकड़ा, मतलब मैसेज आया तभी तो मैंने पकड़ा। अभी क्या है कि मेरी माइंड की, मेरे ये लेफ्ट राइट साइड के ऑर्गन्स बात ही नहीं मान रहे, वो आपको वापस रिप्लाई नहीं कर रहे। पैरालिसिस का मतलब क्या है कि भाई अब ये क्या है कि माइंड से मेरे इस तरफ की जो मैसेजेस है वो आगे नहीं फॉरवर्ड हो रहे, वो नहीं मिल पा रहे, इसलिए मेरे हाथों पर काम नहीं कर रहे, ये एकदम किस में पड़े, सुन्न पड़े, ये काम नहीं कर रहे, ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, हाथों में नमनेस आ गई वो। और किसी व्यक्ति को पता कैसे चलेगा कि इसको पैरालिसिस हो रहा है? बहुत सारे लोगों को तो जो पहली बार होता है तो पता ही नहीं लगता, बहुत सारे लोगों को। सीधी सी बात है, आपके सामने किसी भी व्यक्ति को पैरालिसिस हो और वो व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को हाथ उठाने में भी तकलीफ हो रही है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मतलब शरीर के किसी भी एक साइड के पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा, आपके मैसेजेस आना बंद हो जाएंगे, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, वो सुन्न हो जाएंगे, नम, मतलब बिल्कुल ही सुन्न हो जाएंगे, और उनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो जाएगा, एकदम नम हो जाएंगे हाथ, आपकी हाथ पैर उठना चलना फिरना सब बंद हो जाएगा। तो आप समझो उसको क्या हो गया है, पैरालिसिस हो गया है। किसी किसी का देखा है आपने, माउथ जो है पैरालिसिस हो गया, माउथ में से, मुंह में से लार आएगी, आंख में से अपने आप पानी चलता रहेगा, मसल से जो है काम ही नहीं कर रही। जैसे कि सपोज ये एक निर्जीव, ये वस्तु एक निर्जीव है, ये वस्तु एक निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, उसी प्रकार से ये हिस्सा पूरा निर्जीव हो जाता है, आंख में से पानी आएगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, एक तरफ की नाक आपका काम नहीं करेगी, एक तरफ के मुंह में से लार आएगी, वो मसल्स काम नहीं करेंगी, ये हाथ पैर एकदम, जब तक पैरालिसिस होगा जब तक तो ठीक है, लेकिन उसके 15 दिन 20 दिन महीने भर बाद क्या हो जाएगा, उसको वो काम नहीं करेगा, हाथ काम नहीं करेगा, हाथ उसमें महीने भर बाद उसमें बहुत भयंकर स्टिफनेस आ जाएगी, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें गैप आ जाएगा काफी अच्छा। फिर आपको कुछ दिनों के बाद जब व्यक्ति खड़ा होने लगता है, तो देखो हम खड़ा करेंगे पैरालिसिस वाले व्यक्ति को, तो ये पांव तो ठीक है, लेकिन ये पांव ऐसे ऐसे गिर जाएगा, ये घुटना सीधा नहीं रहेगा, व्यक्ति का घुटना सीधा नहीं रहेगा, वजन नहीं लेगा। तो आपने फिर उस व्यक्ति को क्या करना है कि इस व्यक्ति को घुटने को ऐसे पकड़ के सीधा करना है। ध्यान रहे, व्यक्ति को जब पैरालिसिस होता है और हम उसको ठीक खड़ा करा रहे होते हैं, तो व्यक्ति का पांव, देखो मेरा जो पांव है ना राइट वाला, ये पांव पैरालिसिस वाले व्यक्ति का कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यूं। आप समझ लो ना, जब उसको हम खड़ा कराएंगे तो आपकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस पांव को जमीन पे इस तरीके से पूरा एकदम बिल्कुल प्रॉपर नीचे रखें, जमीन से चिपका के। और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा और पैरालिसिस वाले का पांव टूट जाएगा। ऐसे बहुत सारे केसों में हमने देखा है कि व्यक्ति के हाथ और पांव में फ्रैक्चर आ जाता है, क्योंकि उसको बहुत प्रॉपर प्रकार से हम पकड़ नहीं पाते, न पकड़ पाते, तो उसको क्या हो जाता है, फिर धीरे धीरे पैरालिसिस वाले व्यक्ति को देखो अब क्या स्थिति है, आप ध्यान से देखना, पैरालिसिस वाले व्यक्ति को एक चीज हो जाती है कि ये जो व्यक्ति चलता है ना, पैरालिसिस वाला व्यक्ति यूं चलता है, कैसे, यूं। आप इसकी स्थिति देख रहे हैं, इसकी आप इसकी स्थिति देख रहे हैं कैसे पैरालिसिस वाला व्यक्ति चला, ये देखो, ये देखो, वो इस प्रकार नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे, और ये कब चलेगा ऐसे, वो ऐसे कब चलेगा। सभी लोग बोलते हैं पैरालिसिस वाले को भैया चलो चलो, वो चलेगा, वो ऐसे चलेगा। जब व्यक्ति को पैरालिसिस होता है और वो चलने लग जाता है कदम से, तो उसको बोलो कि भैया आप पीछे चलो, इस तरीके से। जितना ज्यादा व्यक्ति पैरालिसिस वाला पीछे चलेगा, जैसे मैं हूं अभी, ये चल रहा है, मैं जितना ज्यादा पैरालिसिस का जो व्यक्ति है मैं पीछे चला हूं, जितना ज्यादा पैरालिसिस का व्यक्ति पीछे चलेगा, वो उतना ही ऐसे करके ठीक नहीं, मतलब वो उतना ही ठीक हो जाएगा, ये मतलब ऐसे करके ही चलेगा, फिर पैरालिसिस वाला व्यक्ति ऐसे पीछे नहीं चलेगा। दूसरा, ये मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बेहतरीन क्रिया है, हमने 50-100% ऐसे ठीक की।
उनको एक्सरसाइज पीछे चलने की हाँ, देनी ये हमने बताना है पैरालिसिस वाले व्यक्ति को कि भैया आपने आगे की तरफ नहीं चलोगे कभी भी, आने वाले 2 महीने आप आगे की तरफ नहीं चलोगे, आप बैक ही चलो। ठीक है, अब आप देखो जब वो बैक चलने लग जाएगा तो फिर उसको बोलो भैया आप ऐसे करके पीछे की तरफ ऐसे कूदो, ऐसे कूदो। कम से कम दिन में 1000 स्टेप उसने कूदने। ठीक है, कितने 1000 स्टेप, 1 2 3। ठीक है, अब आप माना उस व्यक्ति के हाथ में क्या था, जो गैप आ गया था, अब उस गैप को कैसे ठीक करें, क्योंकि जब तक व्यक्ति के हाथ का गैप ठीक नहीं होगा तो कैसे ठीक करेंगे रजत, बोलो। बहुत सारे व्यक्ति के हाथ में गैप आ जाता है, व्यक्ति का हाथ ऐसे नहीं जाता, और आपको पता है कुछ दिनों के बाद पैरालिसिस वाले व्यक्ति के हाथ में जो दर्द होता है ना, बहुत दर्द होता है, वो कोई समझ, वो इतना दर्द होगा, इतना दर्द होगा, इतना भयंकर दर्द होगा कि वो सहन नहीं कर सकता, वो एक्सरसाइज करा ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना अकड़ जाएगा। और जो गैप है ना, वो गैप उसको हाथ को सिर्फ ऐसे रखेगा, वो आप लेट के ऐसे भी नहीं कर सकते उसको, इस एरिया में जितना दर्द होता है भयंकर पूरे कंधे में दर्द रहेगा। ठीक है, अब व्यक्ति को माना कि पैरालाइज, उसको क्या है कि आप बोलिए जो भैया इस हाथ की नमक और फिटकरी डाल के लेटा के जितना पानी डाल सकते हो, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी 4 बाल्टी 5 बाल्टी, उसमें क्या डालोगे, पानी, कंप्लीट पानी से उसकी क्या करोगे, सिकाई, बेहतरीन सिकाई, क्या डालना है इसमें? दिन में 2 बार। ठीक है, उसकी स्टीफनेस क्या हो जाएगी, कम होगी। अरंडी का तेल जिसको बोलते हैं ना, कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल गर्म करके उसकी कैसे मालिश करोगे, नीचे से ऊपर की तरफ। कभी भी पैरालिसिस वाले को आप जब समझाओगे तो नीचे की तरफ मालिश मना कर देना, ऐसे मालिश नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी नीचे की तरफ, हमेशा ऊपर की तरफ मालिश करनी है, हमेशा ऊपर की तरफ, इस तरीके से हो। पाँव भी नीचे से ऊपर, हमेशा नीचे से ऊपर, नीचे कभी मालिश नहीं करनी। उसके हिप में, यहाँ पर ये हिप जो जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाता है पैरालिसिस वाले का, टाइट हो जाता है, तो यहाँ की मालिश ऊपर की तरफ करनी है, ऊपर की तरफ, सारी मालिश ऊपर की तरफ। ठीक है, मुंह है हमारा, जो मुंह है, अब इसकी मालिश कैसे करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे करते रहते, नहीं। अगर इधर हमें पैरालिसिस हुआ है तो हमने ऐसे करनी है मालिश, कैसे करनी है, इधर की तरफ, कैसे करनी है, ऐसे करनी है, पूरी ऐसे करनी है। कान की भी मालिश ऐसे से करनी है, ऐसे ऐसे पूरी। ठीक है, अब हम उसके अलावा उस व्यक्ति को क्या डाइट दें, डाइटिंग में क्या दें उस व्यक्ति को, ऐसी क्या डाइट दें पैरालिसिस वाले को जो बिल्कुल एकदम 1 नंबर का हो जाए, बोलिए। दूध, आमिया हल्दी का दूध हमें देना है। ठीक है, आमिया हल्दी का, कच्ची हल्दी का। और आपको पता है कि बीपी हाई होने से हुआ है तो हम क्या मसालेदार चीजें नहीं देंगे, कोई मसालेदार चीज, और इसके अलावा क्या नहीं देंगे, कोई भी नमक चीज नहीं देंगे, ऑयली चीज नहीं देंगे। पैरालिसिस वाले व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है शुरू से, स्टार्टिंग से, क्योंकि भाई कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, बीपी हाई है, तो उसको कैसी भी ऑयलिंग चीज नहीं देंगे, कोई भी ऐसी प्रेशर वाली चीजें, स्ट्रेस वाली चीजें नहीं उसको करवाएंगे। आराम से उसकी काउंसलिंग करते रहेंगे, परमानेंट उसकी काउंसलिंग करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उसकी एक्सरसाइज में कमी नहीं होनी चाहिए। उसको दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं, जितनी सारी हरी सब्जियां हैं, जितनी भी सारी हरी सब्जियां उसको दे सकते हैं, दबा के हरी सब्जियां दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, मौसमी दे सकते हैं, ऐसी सारी चीजें दे सकते हैं उसको। ऐसी चीजें नहीं दें क्योंकि वो जिन चीजों को हजम नहीं कर सकता, क्योंकि पैरालिसिस वाला व्यक्ति चल नहीं सकता ना। अब जो व्यक्ति फिजिकली नहीं चल रहा और हमने कुछ हैवी चीजें दे दी, उसका पेट खराब होने के चांस रहते हैं। अब पेट खराब होगा तो पहले शरीर पेट को ठीक करे या पैरालिसिस को ठीक करे, आप समझ रहे ना। तो ऐसी कोई भी चीज जिसके कारण उसका पेट खराब हो, खिचड़ी दे सकते हैं दबा के, दलिया दे सकते हैं, स्प्राउट्स दे सकते हैं, क्या हाँ दे सकते हैं, बताएंगे, एग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओट्स दे सकते हैं, खिचड़ी, दलिया, स्प्राउट्स, पोहा दबा के दे सकते हैं। ठीक है, इन सब की अपेक्षा गेहूं का, जो गेहूं का तना होता है, गेहूं का तना, उसका जूस दे सकते हैं, गेहूं के तने का। व्हीट ग्रास बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन, 1 नंबर व्हीट ग्रास, 1 नंबर चीज है, व्हीट ग्रास दे सकते हैं। और हम इसके अलावा गाजर दे सकते हैं, सलाद सारे दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एग दे सकते हैं। हम जो व्यक्ति नॉन वेज नहीं खा सकता वो नॉन वेज ना ले, अन्यथा हम कुछ उनको क्या दे सकते हैं, जो आजकल चलता है
जो मुर्गे का क्या बोलते हैं उसको, मुर्गा हो गया या बकरी हो गई, मटन हो गया है? नहीं कलेजी नहीं, जो आजकल पीते हैं व्यक्ति, चिकन सूप। चिकन सूप, हम चिकन सूप पिला सकते हैं उसको, मुर्गे की टांगों का या और किसकी ऐसे मतलब चिकन सूप दे सकते हैं, जिसमें ताकत होती है, इनमें ताकत होती है, वो चीजें दे सकते हैं। मतलब मछली का सूप दे सकते हैं थोड़ी बहुत, मतलब जिन चीजों में ताकत है और जिन चीजों के अंदर गर्माहट है वो हम उनको दे सकते हैं, बहुत बेहतरीन खाने में। और कोई भी ऐसी क्रिया हम उनके साथ नहीं करेंगे जिसके कारण उनका पेट खराब हो या कोई दूसरी चीजें हो जाए। अब आता है न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट। न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट, तो हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट में क्या देंगे? न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट में, तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर व्यक्ति को बीपी हाई होने से नर्व ब्रस्ट हुई है, नर्व बस्टिंग हो गई है, उसकी बस्ट हो गई है नर्व, तो वो नर्व फट के बाहर क्या जम गया, ब्लड जम गया, सीरम जम गया, तो उसको खत्म करने का सबसे पहले, ये भी एक इंजुरी है, या इंजुरी के कारण व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है, तो सबसे पहले हम उसको क्या देंगे? ये कोई इंजुरी हुई हो तो इंजुरी ट्रीटमेंट फॉर्मूला ही देंगे, फुल इंजुरी ट्रीटमेंट फॉर्मूला। ठीक है, फुल इंजुरी ट्रीटमेंट फॉर्मूला पहला, बहुत बेहतरीन चीज है। और उसके साथ में हम क्या देंगे? सेकंड सेशन में मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट फॉर्मूला, मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट फॉर्मूला दूसरा। तीसरा फिर हम उसको क्या देंगे? तीसरे सेट में, थर्ड सेशन में इंजुरी ट्रीटमेंट फॉर्मूला, 125 DCC फॉर्मूला, मल्टीविटामिन ट्रीटमेंट फॉर्मूला और लार्ज फोलिक ब्लैक ट्रीटमेंट फॉर्मूला। ठीक है, साथ में पांव की एक्सरसाइज, हाथ की एक्सरसाइज, हाथ और पांव की मसाज। ठीक है, और अगर उस व्यक्ति को स्पीच चली गई है, स्पीच, मैं आपको बता रहा हूं, स्पीच वाले व्यक्ति को हमने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति ठीक किए हैं, लेकिन वो बशर्ते विश्वास के साथ ठीक पढ़ लें। कि स्पीच वाले व्यक्ति के लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज है ओम का उच्चारण। नाक से सांस ले और खींच के जितना लंबा ओम का उच्चारण खींचेगा उसकी स्पीच उतनी जल्दी आएगी। और स्पीच पॉइंट हम कहां देते हैं? इस पर कपड़ा रख के, इस पर कपड़ा रख के ऐसे 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 डेली दिन में 5 से 6 बार हमने क्या करना है? उसके घर वालों को सिखा देना है, डेली हैमरिंग पॉइंट देना है। ठीक है, क्या देना है? हैमरिंग पॉइंट देना है। और स्पीच के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको बोला डेली जीभ को निकालो, डेली जीभ को अंदर बाहर निकालो, जल्दी पूरे मुंह को खोलो, फूक मारो, जितनी फूक मार सकते हो, क्योंकि एक तरफ का गाल उसका ब्रेक हो जाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगे, वो काम नहीं कर रहा होगा, तो गाल क्या हो जाएगा? काम ही नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा गाल। अभी गाल काम नहीं कर रहा तो वो फूक भर नहीं पाएगा ऐसे। अब लेकिन डेली आपका क्या है कि आप डेली इस चीज को करोगे तो आने वाले कुछ दिनों में, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में वो फूक मारने लग जाएगा। बात अब आप सुनो, पैरालिसिस वाला व्यक्ति, उसको बोलोगे महाराष्ट्र ऐसे करेगा, लेकिन वो महाराष्ट्र नहीं बोल पाएगा, तो उसको हमने कौन से शब्द यूज करवाने? जो सबसे छोटे शब्द हैं जिनको वो आराम से बोल सकता है। पैरालिसिस वाले व्यक्ति की स्पीच चली गई है, आप उसको फुल ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसके घर वालों ने आप पे विश्वास रखा, कोई दूसरा बुलाया नहीं, तो आप उसको मेहनत कीजिए, मैं बता रहा हूँ ठीक हो जाएगा, 6 महीने के अंदर पूरा ठीक हो जाएगा। सपोज आप मानिए उसको बोलो राम काम पानी मामा, आप जो छोटे शब्द हैं, बोला काम दाम, जो बहुत छोटे शब्द हैं जिसको आराम से बोल सकता है, तो आप क्या करोगे? उसको वो शब्द हर एक बार ये रिपीट कर दो, ये इंजरी ट्रीटमेंट फॉर्मूला 120। पहले सेशन में हम कहा थे इंजरी ट्रीटमेंट फॉर्मूला, दूसरे सेशन में कहा थे हम मल्टी हेपरिन ट्रीटमेंट फॉर्मूला, साथ में एक्सरसाइज, ये हमारे केमिकल पॉइंट्स हैं। साथ में हमने पाँव की एक्सरसाइज नहीं छुड़वानी, लेटाए कम से कम 100 बार, ये कम से कम 100 बार, ये कम से कम 100 बार, ये वाले मिनिमम, ये वाले कम से कम 100 बार। और कौन सा हमारा 100 बार? ये वाला। इसको अगर हाथ में हमने करना है तो हाथ में ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, सारी उंगलियों में, हाथ में, सारे में, इधर। ठीक है, इसके अलावा और क्या देना है? उस व्यक्ति को ऐसे पौनी से मोड़ के
फिर ऐसे करके ऊपर नीचे इसको गोल गोल घुमाना, सारी एक्सरसाइज टोटल पैरालिसिस की जो हम एक्सरसाइज सिखाते हैं वो टोटल एक्सरसाइज उसको क्या करानी है, वो करवानी है। इसके अलावा हम न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट में कहा थे, दोनों हो गए। तीसरे सेशन में क्या था, इंजरी ट्रीटमेंट फॉर्मूला, 125 DCC फॉर्मूला, लार्ज फोलिक ब्लैक प्लस ऑल पैरालिसिस एक्सरसाइज। ठीक है, ऑल पैरालिसिस एक्सरसाइज में क्या हो गया, हमारी नॉर्मल एक्सरसाइज होगी, और इसके अलावा कौन सा हो गया, बॉटम ऑफ फीट हो गया, पार्को हो गया, पैरालिसिस पॉइंट हो गया, पैरालिसिस क्लॉकवाइज हो गया, ये सिखा दिया आपको, पैरालिसिस क्लॉकवाइज हो गए। ठीक है, तो पैरालिसिस क्लॉकवाइज हो गया, स्पीच पॉइंट हो गया, और उसके ये फेशियल पैरालिसिस पॉइंट हो गया। ठीक है, और इसके अलावा और कौन कौन से दे सकते हैं बिंदु जी, पूरा 4 मेडुला क्लॉकवाइज 22 रमन हो गया, शिवाजी हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगला सेशन और हम दे सकते हैं चौथे वाले में देख लेंगे कि भाई अब इसके अंदर क्या कमी है, ब्लड सर्कुलेशन कमी है, पेट खराब तो नहीं है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट, पेट खराब तो नहीं है, पेट खराब है तो पेट का ट्रीटमेंट दे देंगे, अगर ब्लड सर्कुलेशन कम है तो ब्लड सर्कुलेशन का ट्रीटमेंट दे देंगे, मसल से भी फर्क नहीं करें तो मसल्स को मतलब ताकतवर बनाने का ट्रीटमेंट दे देंगे। ये सारी चीजें हमने क्या करना है, चलानी ही है। साथ में ध्यान रखना कि एक पैरालिसिस का कॉज और होता है, पैरालिसिस होने का, वो क्या है कि हमारे अंदर मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई। हमारे अंदर किसकी कमी हो गई, मल्टीविटामिन्स की कमी हो गई। जैसे कि माना कि नायसिन, थायमिन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, प्रोटीन, ये सब कम हो गया। उसके कारण नर्व तो आपकी वैसे वीक हो जाएगी, नर्व के ऊपर की जो माइलिन शीट है वो वैसे उतर जाएगी। अभी जब नर्व वीक हो जाएगी और उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो अपने आप ही फट जाएगी। ये सही है गलत है भाई, एक पाइप है और वो पाइप बिल्कुल सूखे में पड़ा हुआ और वो बिल्कुल वीक हो गया, किसी ने टच किया तो अपने आप ही फट जाएगा, टूट जाएगा। कई सारे लोगों को देखा ना कि बहुत पुराने घर हो गए और वो अपने आप ही गिर जाते हैं, फिर पुराने घरों को तोड़ना पड़ता है, फिर नया बनाना पड़ता है। अगर हमारे अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस है मल्टीविटामिन की, जिसमें प्रोटीन भी शामिल है, कैल्शियम भी शामिल है, विटामिन B12, फोलिक एसिड, नायसिन, थायमिन, विटामिन C सब कम है, तो हमारी बॉडी की नर्व अपने आप कम हो जाएंगी। और बॉडी की नर्व जब कम हो गई और अगर उसमें ब्लड सर्कुलेशन की तेज हो गया, बहाव तेज हो गया और वो नर्व उसको सहन नहीं कर पाई तो वो भी बस्ट हो जाएगी। ये भी एक कारण हो सकता है पैरालिसिस होने का। तो हम ऐसे व्यक्ति को तब हम साथ में न्यूरोथेरेपी में क्या हम दे रहे हैं, साथ में हम दे रहे हैं ना, मल्टी एप्रिन तो दे रहे हैं, मल्टी विटामिन दे रहे हैं, लार्ज फोलिक ब्लैक दे रहे हैं, 125 DCC दे रहे हैं। उसके साथ में हम मेटाबॉलिज्म ठीक करेंगे, बॉडी को न्यूट्रल करेंगे। माइंड के अंदर देखो, एक पैरालिसिस में एलोपैथी क्यों कामयाब नहीं है, क्यों कामयाब नहीं है भाई, पैरालिसिस में एलोपैथी कामयाब नहीं ना, क्यों कामयाब नहीं है? हमारे कहाँ होता है ब्लड ब्रेन बैरियर बिंदु जी, ब्रेन के अंदर ही होता है, ब्रेन के या गले के अंदर होता है, ब्रेन। ठीक है, हमारे ब्रेन के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर करके एक हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म, हाँ, हमारे ब्रेन के अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर करके एक सिस्टम है, ठीक है, वो बाहर से उल्टी सीधी चीजों को रोकने के लिए काम करता है। इसीलिए पैरालिसिस के अंदर कोई भी एलोपैथी की दवा काम नहीं करती है। और ब्लड ब्रेन बैरियर का मैं कौन सी दवाई जा सकती है, नशे की दवाई जा सकती है आपके अंदर, अल्कोहल जा सकती है। दूसरी अल्कोहल के अलावा जो आपको नींद की गोली है, जो नींद की दवा है वो जा सकती है, बेहोशी वाली जो आपको बेहोश कर दी। नींद में तो वही है ना, बेहोशी नींद तो एक ही है। तो वो ये 2 प्रकार की दवाइयां आपके माइंड में जा सकती है। ब्लड ब्रेन बैरियर इन 2 को आगे भेज सकता है, लेकिन बाद बाकी चीजों को कभी भी आगे नहीं भेजता। जो आपका क्लॉट बन गया है वो स्वतः ही पिघल जाता है, महीना 2 महीने 4 महीने के बाद, न कि किसी दवाई से वो पिघलता है। हम तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उसमें एलोपैथिक दवा दे देते हैं ब्लड सर्कुलेशन करने की, मतलब ब्लड पतला करने की। वो तो जब पूरी बॉडी में ब्लड पतला होगा तो वहां भी ब्लड पतला जाएगा। आप समझ रहे ना? तो आप आगे ऐसा ध्यान रखें अपने पेशेंट को, जिसको पैरालिसिस को सलाह हुई है कि भैया आपके अंदर ज्यादा क्लॉटिंग फैक्टर है, तो आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को पतला करने के लिए, क्लॉटिंग फैक्टर को तोड़ने के लिए आप एक्सरसाइज कीजिए, कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए, ब्लड को मोटा मत होने दीजिए, थिन मत होने दीजिए, एक्सरसाइज करिए, तंबाकू का सेवन मत करिए, दारू मत पीजिए, क्योंकि दारू जो पीता है, तंबाकू का जो सेवन करता है,
जो बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें खाता है उनके अंदर ही क्लॉट्स ज्यादा पाए जाते हैं। जो रोजमर्रा की एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, शरीर पे मोटापा नहीं है और कोई अस्थमा नहीं है, कोई उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, तो उसको मुझे नहीं लगता कि जल्दी पैरालिसिस हो जाए। उसको आमतौर पे कम पैरालिसिस देखा गया है। तो पैरालिसिस हमारा कंप्लीट, आप समझ गए ना कितने प्रकार का होता है पैरालिसिस। एक हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसे क्या बोलते हैं हम, हेमोरेजिक को हेमाटोमा, ठीक है। हेमाटोमा मतलब क्या हो गया, हेमाटोमा मतलब नर्व से क्या हो गया, ब्लड बाहर निकला, मतलब हाई बीपी के कारण बोलते हैं ना, बीपी हाई होने के कारण हो गया, हेमाटोमा ने क्या होगा। और दूसरा इन्फार्क्ट या इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है। और तीसरा ट्रांजिट इस्केमिक स्ट्रोक, ठीक है, या स्लीप एपनिया, या फिर चौथा ब्रेन इंजरी हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो अपने कारण है, ज्यादातर पैरालिसिस इन्हीं कारण से होता है। न्यूरोथेरेपी में इसका 100% क्या है, 100% इलाज है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी क्या करती है, साथ में एक्सरसाइज करवा रही है, साथ में मसाज करवा रही है, न्यूरोथेरेपी का अपना ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आसन दिया जा रहा है। वो व्यक्ति जिसको पैरालिसिस हुआ वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो न्यूरोथेरेपी क्या करती है, उसकी काउंसलिंग भी करती है, तो पैरालिसिस 100% क्योर हो जाता है। लेकिन टाइम लगता है, 6 महीने भी लग सकते हैं, 7 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि पैरालिसिस में क्या है कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, वो पैदा होते 10 साल का बड़ा थोड़ा हो जाएगा, वो तो धीरे धीरे पैदा होगा ना, धीरे धीरे बड़ा होगा। पैरालिसिस होने के बाद में जो चीज निर्जीव हो गई है उसको आपने दोबारा पुनर्जीवित करना है। अभी पुनर्जीवित करेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। अब जब पैरालिसिस हो गया तो आप 2 दिन में थोड़ी उसको पुनर्जीवित कर दोगे कि 2 दिन में उसकी मसल्स चल के ब्लड सर्कुलेशन हो गया, वो तो घोड़ा बन गया। घोड़ा तो नहीं बन सकता ना। लेकिन आपका रोल उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कितनी उसके ऊपर दिमाग से मेहनत कर रहे हो, कितना वो संतुष्ट है, कितना आप एक्सरसाइज करा रहे हो, कितना बेहतरीन न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे रहे हो, कितनी बेहतरीन काउंसलिंग कर रहे हो, कितनी बेहतरीन उसको घर पे मसाज करवा रहे हो, कितनी बेहतरीन उसको एक्सरसाइज दे रहे हो। हमारा काम खाली न्यूरोथेरेपी का नहीं है कि न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देके हम हट गए। हमारा काम ऑल इज वन है, मतलब सारा कुछ हमने करना है, हर चीज हमने करनी है। तो पैरालिसिस हमारा कंप्लीट, बस।